बीपी की दवा हम सबको पता है कि हम क्या दे सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन कैसे करें दवा, हम बीपी की दवा की शुरुआत कैसे करें या क्या सिम्टम्स देख के हम बीपी की दवा मरीज को दें, इसको जानने के लिए हमको 4-5 पैरामीटर समझने होंगे। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे कॉलेज में तो हमको पढ़ाया गया ABCD। ए मतलब क्या हुआ, एस या ARB, जिसमें हमें रमिप्रिल और टेल्मिसार्टन टाइप की दवाएं आती हैं। बी मतलब बीटा ब्लॉकर, सी मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डी मतलब डायरेटिक्स। पेशेंट हमारे पास इन्हीं 4 ग्रुप की दवाओं पहले देनी पड़ती है। जैसे पेशेंट हमारे पास आया, उसकी सांस फूल रही है और बीपी उसकी खूब बढ़ी हुई है और हम जानते हैं पेशेंट हमारा, आप उससे पूछो क्या बीड़ी पीते हो, क्या सीओपीडी पेशेंट है क्या, तो कभी भी बीटा ब्लॉकर उसे हम नहीं देंगे, कंडीशन उसकी और वर्स करेगा। जैसे पेशेंट हमारे पास आ रहा है, उसको चक्कर आ रहा है और उसकी बीपी बढ़ी हुई है, तो कभी भी हम टेल्मिसार्टन उसे नहीं देंगे, क्योंकि टेल्मिसार्टन का एक ही साइड इफेक्ट है, डिजीनेस, एक सेकंड चक्कर आपको जरूर आएगा। तो दवाओं का चुनाव ऐसे करते, जैसे कि पेशेंट हमारे पास यंग एज का पेशेंट है, शादी नई नई उनकी हुई है, बीपी बढ़ गई उसकी, तो अगर हम मेटाप्रोल दे देंगे तो उसे ईडी की दिक्कत हो जाएगी, मतलब उसका लिंग जो है वो कभी उत्तेजना पूर्वक नहीं होगा। तो दवाओं को चुनाव ऐसे करें। अगर पेशेंट यंग है, हमारा बीपी उसकी बढ़ी हुई है, तो पहले हम एज को चुनते हैं। हमारे पास जैसे रेमिप्रिल, हमारे पास ये दवाएं उन्हें चुनते हैं। डोज टाइट्रेशन इमीडिएट, जो आपको लगे कि हाँ इसे 5 mg 10 mg देना दे सकते हैं आप, या टेल्मिसार्टन सबसे सेफर ग्रुप है, अगर चक्कर नहीं आ रहा तो उसे आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं। पेशेंट हमारा अगर उसकी पल्स जो है वो 120 से ऊपर जा रही है, बीपी खूब बढ़ी हुई है, तो उसे हम बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर 2 काम करेगा, आपके कार्डियक एक्टिविटी को कम करेगा, आपकी पल्स रेट पूरी कम करेगा, तो घबराहट कम होगी, पसीना कम आएगा और हाथ तक कम कांपेगा आपका और बीपी कम करेगा। पर ऑन द सेम हैंड अगर पेशेंट का पल्स जो है 60 से कम है और बीपी 180 जा रही है, तो तुरंत के बीटा ब्लॉकर वहां पे हम नहीं देंगे। बीटा ब्लॉकर देंगे, पल्स और कम हो जाएगी, पेशेंट फेंट हो जाएगा। जैसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, कुछ लोग आपसे कहेंगे कि हम खड़े हुए और चलने लगे तो चक्कर आ गया, लेटे हैं तो ठीक लग रहा है, इसे कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये कई कारण से हो सकता है, पर प्राइमरी कारण हम सर्वाइकल पकड़ते हैं। दूसरा हम पकड़ते हैं भाई हार्ट फेल है, चलने में प्रेशर पंप नहीं कर पा रहा सही से, हार्ट में कंडीशन हो, तो वहां पे बीपी का नापना खड़े होने की जरूरी है। जब पेशेंट चलना शुरुआत किया तो बीपी कितना फॉल हुआ, तो पेशेंट ने चलना शुरू किया, बीपी फॉल कर गई, तो वहां बीपी की दवा एडवाइजेबल नहीं होगी। तो वहां पे हम प्रयास करते हैं कि TCB दें, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दें। क्यों? इससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब हाथ की जो आर्टरीज है उनमें रेजिस्टेंस कम होगा, खून हाथ पर भाग के आ जाएगा, बीपी कम हो जाएगी और पेशेंट को गिरने की संभावना उसकी चक्कर की कम हो जाएगी, पेशेंट हॉस्पिटल चक्कर कम काटेगा। ऐसे ही हमारा पेशेंट अगर है खूब सूजन शरीर में और बीपी बढ़ी हुई, सांस फूल रही है, मतलब कि उसे एडमा है, पल्मोनरी एडमा खास करके है, और सांस फूल रही डिस्निया है, मतलब कहीं इन्वॉल्व है, तो वहां पे हम डायरेटिक्स का उपयोग करेंगे। आपको पता है डायरेटिक्स आजकल हम सब यूज करते हैं। डायरेटिक्स में जैसे पहले लू डायरेटिक्स आता है, इसकी बहुत फेमस ब्रांड है, टोचनामाइड कह सकते हैं, टोचनामाइड कह सकते हैं, टोचनामाइड कह सकते हैं, दवाएं आती हैं। तो बीपी का चुनाव इस तरह करते हैं। कई बार क्या होता है, बीपी की दवा देने के बाद पेशेंट कंप्लेंट करता है कि फर्नेस, चेहरा लाल हो जाता है बिल्कुल हमारा। जब भी हम CCB यूज करेंगे तो फ्री लोड कम होगा, तो ब्लड जो है वो सर्कुलेशन के ऊपर तरफ जाएगा, तो चेहरा से लाल हो जाएगा। हर दवा के अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं और सबके साइड इफेक्ट आने तय हैं। तो पेशेंट की काउंसलिंग, यहाँ पे दवा खाओगे फला फला साइड इफेक्ट आपको आएगा, इससे घबराने वाली बात बिल्कुल आपकी नहीं है। जैसे किसी ने आपको एम्लोडिपिन दे दिया, आपका सेकंड डे पैर सूज गया, अब मरीज आके चलाना शुरू किया तो हमारा पैर सूज गया, क्योंकि गाँव का पेशेंट है ना, समझाना बड़ा मुश्किल है, एक तो समझता नहीं वो, और गांव में सुजान व्यक्ति 3-4 होते हैं जो अलग समझदारी तबीयत खा तो खराब हो गई, तो उनसे बचना बहुत हमें जरूरी है। अब आगे चलते हैं। जैसे गांव में एक तरह की और इमरजेंसी आती है, पॉइजनिंग की इमरजेंसी। देखिए पॉइजनिंग के 3-4 केस हम लोग जो पढ़ाते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन लाइन में, बहुत साफ बताता हूँ मैं। जब भी मुंह से झाग आए, जब पेशेंट है कि मुंह से झाग आ रहा है या पेट को फेंकना कहते हैं, तो उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई है, मतलब कोई भी जंतुनाशक, चूहा मारा, कीड़ानाशक दवा खाया है, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजनिंग। इस तरह के केसेस में हमें पेशेंट को स्टेबलाइज करने के लिए इसका नैलेक्सोन एक दवा, नैलेक्सोन IV देते हैं गोलक बना के, पेशेंट को एट्रोपिन से स्टेबल करने के लिए हम प्रयास करते हैं। हमारे पास फाइटोस्टेटिन, इम्यूनोस्टेटिन हर जगह पड़ा होता है, देते हैं। हालांकि नहीं मिला तो आप उसे बढ़िया की डायलिसिस के लिए उल्टी करवा दें और उसे हायर सेंटर हम रिफर कर दें। यदि मुंह से कोई झाग नहीं आ रहा, मुंह सूख रहा है, मतलब पेशेंट ने ऐसी कोई दवा, ऐसा कोई जहर खा लिया जिससे बॉडी डिहाइड्रेशन स्टेट में जा रही है, तो वहां पे हम उसे हाइड्रेशन स्टेट में जितना जरूरी है, अगर हमारे पास हमारे दुकान पे अगर सुविधा है IV लाइन देने की, तो क्योंकि पहले लाइन में आप ही पड़ेंगे, IV लाइन देते हो उसे हायर सेंटर रिफर करें। अच्छा, गांव में तो मैं बरसात के सीजन में यदि सांप ने काटा है, अगर पेट्रोल
या पैराफिन बैग्स, जैसे आपके यहाँ पैराफिन सिरप आता है वो पेट साफ करने के लिए, तो तुरंत वहां डाल दीजिए। वोलाटाइल नेचर होने के कारण से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट पेट्रोल का इवोपरेट कराएगा, फूट जाएगा, पहला काम। दूसरा काम, वो चूसने वाला सिस्टम जो है वो इफेक्टिव नहीं होता। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, हमारे जहां हम रहते हैं, ये जगह रहते हैं, हमारे यहाँ दो तरह के सांप पाए जाते हैं। जोधपुर की इस तरफ जब इधर मड़ियाओं को बढ़ेंगे तो किराए या कीड़ा कहते हैं, जैसे कीड़ा शब्द किराए से डेरिवेटिव हुआ। तो किराए जो होता है वो छोटा सांप होता है, हमारे यहाँ दो होती है। किराए छोटा होने के कारण जब भी काटेगा पैर में काटेगा, आप उसे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक है। जब सांप काट लेगा 1 घंटे बाद आपको ऐसा दिखेगा कि चक्कर उतर आपको आ रहा है, तो आप देखेंगे वहां कुछ काटा है। लेकिन जब जब आपको कोबरा का एनकाउंटर होगा, जब जब कोबरा काटेगा, कोबरा 6-7 फीट की हाइट का होता है, जब वो काटेगा उसको एनकाउंटर करेंगे, आप देखेंगे वो लगता है आपकी तरफ, वो खड़ा हुआ आपके सामने, तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कोबरा और किराए में। तो ये एक तरह की आपको मुझे समझ आएगी कि सांप कौन सा काटा है, उसका डिफरेंशिएशन करना हो आपको, तो इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मैनकाइंड पासवान ने कुछ दिन पहले भी भारत सीरम को परचेज किया, तो क्या एंटी स्नेक वेनम दिया था, सांप की दवा जो आती है, आज हम लोग लगाते हैं, हम भी शामिल है कि हम सांप की दवा लगाते हैं। तो अगर आपको सीखना कभी हो तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करें और हम कैसे सांप की दवा लगाते हैं। और हाँ, कुत्ता काटने का सवाल, कुत्ता काटे तो प्लीज अगर आपके पास है रेबीज की दवा, एंटी रेबीज दवा है तो उसे तुरंत लगाइए, और अगर ज्यादा काटा तो सिरप के लिए प्रेफर करिए, तो सिरम लगाओ, ठीक है। दूसरी इमरजेंसी की बात करें सूजन की, पेशेंट अक्सर सूजन लेके आता है कि सूजन हमें आ गई है, लेकिन सूजन की हिस्ट्री होगी। कभी सूजन ऐसा नहीं कि आप कल उठे हो तो वो सूजन आ गया, वो पेशेंट सुबह उठेगा, पहले पैर में सूजन आएगी, आंख में सूजन आएगी। अक्सर हम करते क्या, सूजन लेसिक दे दिया हमने पेशेंट को, अब सूजन किसी और कारण से पेशेंट हमारा डिहाइड्रेट हो गया, सूख गया। जब मरीज हमारा सूख जाएगा तो उसको फेंटिंग या चक्कर आने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए, सूजन को डिफरेंशिएट करने के दो चीजें रहते हैं, पहला फिटिंग और नॉन फिटिंग। जैसे हमने हाथ दबाया होता, हमने 30 सेकंड तक किसी हड्डी को पकड़ के दबाया, तो वहां की मांसपेशी अगर दब गई है और 30 सेकंड वापस उधर नहीं रही है, तो फिटिंग है हमारा। ये सूचक इस बात का है कि कहीं ना कहीं किडनी की पैथोलॉजी में इन्वॉल्व जरूर, और हम दबाते जा रहे हैं और दब नहीं रहा है, तब इस सूजन थायराइड से या किसी ग्लैंड मालफंक्शन से या किसी हार्मोन कमी से हो रहा है, तो वहां पे लेसिक कोई रोल हमें नहीं है। ये अपने क्लिनिकल फीचर का प्रैक्टिस में आएंगे, जिससे हम देख सकते हैं कि हाँ क्या ये दिक्कत हो रही है, क्या है। जैसे खांसी का पेशेंट हमारे पास आ गया, खांसी से आपकी जो सिरप आती है आस्था का, तो खांसी का पेशेंट हमारे पास आ गया, खांसी पेशेंट हमारे पास आ गया, तो खांसी की दवा की हम अप्रोच कैसे करें। अगर पेशेंट, देखिए हमें पता है कि पेशेंट हमारे जो भी रूरल एरिया का होता है वो पहले प्रेफर आपको करता है, कि आप उसके पहले चॉइस होते हैं कि हम पहले हम मेडिकल से दवा लें, तो हम किस रास्ते से अप्रोच करें। जैसे आपको पता है कि डीएक्स है, डेक्सामेथासोन है, तो ट्राई कैप्सूल दे देंगे, साल्बुटामॉल लिवोसल्बुटामॉल है, डिफ्लेक्सिन है, तो हम उसे वेट कप में प्रोटीन कप में दे देंगे। लेकिन से आपकी दवा जो आती है मॉन्टेलुकास टाइप की, तो उसे हमें कब देना है। अगर बलगम आ रहा है तब भी खांस रहा है, बलगम निकलने के बाद और खांसी आ रही है, मतलब वहां पे उसके जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो वहां पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वहां हम प्रेफर करेंगे मॉन्टेलुकास को यूज करेंगे। अच्छा, एक बात और आपको, हमारे पास जो गांव का पेशेंट आता है वो एविल खा के आता है। अगर हम कुछ नया ट्राई करना चाहे कि विलासिन लेके तो ठीक कर लें, ठीक तो होगा लेकिन डर जाएगा बहुत, क्योंकि विलासिन का वर्क थोड़ा सा अलग है। जो नई दवाएं आ रही है एविल वाले मरीज को फायदा जल्दी नहीं करती, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो पेशेंट एविल खा के आता है उसको दवाएं थोड़ी कम ही काम करती है, तो उनमें कोई समस्या आती है। जैसे और गाँव में क्या इमरजेंसी आती है, कई बार पेशेंट को हवा नहीं खुलती, क्या टट्टी एकदम से बंद हो गई, ये इमरजेंसी है गैस्ट्रोपैरेसिस की, आंख बिल्कुल चलना बंद कर दी है, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंख उसकी फंस गई है। कि यहाँ आप इतना कर सकते हैं कि पुनः एनीमा देने की आपके पास है, या आप दक्ष एनीमा देने की एनीमा देके इसको सर्वाइव करा, तो एनीमा से दीजिए, हो सकता है उसकी हवा खुल जाए, तो आप अस्पताल में जाके उनसे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन होता है, तो वहां से बहुत सी चीजें बाहर निकालते हैं। गैस की दवा भारत में घोड़ा मार्केट इंडिया में, क्योंकि गैस की दवा, गैस की समस्या पेट समस्या नहीं है, गैस की समस्या दिमाग की समस्या है। जैसे लोग कहेंगे गैस हमारे कपारे चढ़ गई, अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि आप कैसे समझाएं कि गैस मुंह से बनता है, ठीक है, निकलता है, बिना पाइप गैस के करती, लेकिन गैस सर पे चढ़ जाती है, जब कुछ तो गाँव में समरपाई आती है, तो दवाएं तो ला के रखा देंगे। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मरीज ऐसा करने पे आप कुछ न करिए, कई बार आप किसी अलग ब्रांड की दवा देंगे, बदल देंगे तो गैस खत्म हो जाए, ये एक तरह से मानसिक व्याधि है। गैस के मरीज जो होते हैं मानसिक ज्यादा पीड़ित होते हैं कंपेयर किसी और चीज की। अच्छा, इसमें एक और इमरजेंसी जो खासकर हमको इसमें मिलती है वो है लगातार छींक आने। जैसे आप पेशेंट आएगा लगातार छींक आता है, लगातार छींक आने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई बार डायफ्राम इरिटेट हो जाता है तो हिचकी आना शुरू होती है, और छींक और हिचकी एक फेटल कॉम्बिनेशन है, जानलेवा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इससे पेशेंट एरिया जाता है।
उसकी पल्स रेट जो फ्लक्चुएट करती है, ऐसे केसेस में आपकी दवा जो लिकोस्टार है 1 अच्छा इफेक्ट है। या फिर जिस भी आप जो भी ब्रांड प्रेफर करते हो, देखिए मैं आया तो उनकी तरफ से हम लोग खाएंगे नहीं यार बैठ के यहाँ पे इनकी तरफ से खाना को मिलेगा, लेकिन जो फैक्ट है ना कोई बताऊँ कि आज आपके पास इमरजेंसी मरीज का जो है, क्योंकि हम सबका जो पहला काम है वो पेशेंट को ठीक करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो हमारे पास जो भी प्रेफरेंशियल कार्ड हो वो हमसे वहाँ पे सिर्फ हाईकोर्ट दवा है। इस समय गांव में आपको पेशेंट मिलेंगे पिट्ठी भर आती है, वो चकत्ते निकल आए, जलपुर्ती बोलते हैं गांव में ना, वो चकत्ते निकल आते हैं। मेरा एक्सपीरियंस निकले कि हाईकोर्ट दवा जो है वो जिस तरह के चकत्ते हो, कितने पुराने चकत्ते हो, लाल पीली पड़ गए हो, उसे आप खिलाइए, अच्छा रिस्पॉन्स 10 mg 25 दोनों का अच्छा रिस्पॉन्स है। साथ में इनकी दवा हेल्प इंसुलिन आती है, टाइट्रेशन में आप 8 तक जाए 16 तक जाए और फिर नीचे आ जाए, उसका अच्छा रिस्पॉन्स है। चकत्ते जहाँ निकलते हैं देखिए उसका कोई इकोलॉजी नोन नहीं है, आप पे कोई कारण खोल नहीं पाए चकत्ते क्यों पड़ते हैं। अर्टिकेरिया जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, अभी रिसेंटली शेड्यूल 25 में आई है कि अर्टिकेरिया जो चकत्ते पड़ते हैं उसको ऑटोइम्यून बताया गया। अच्छा ऑटोइम्यून क्या होता है, जिन भाई को जानकारी हो, ऑटोइम्यून मतलब होता है कि एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध हमारी बॉडी ऐसे पेप्टाइड बना रही है जो हमें खुद को नुकसान पहुंचा रही है, हमें खुद को डिस्टर्ब कर रही है, इसी चकत्ते निकलते हैं, अर्टिकेरिया हो रहा है। अच्छा यही पाएगा कि यही अर्टिकेरिया अगर अंदर चला जाए तो सांस फूलना भी शुरू कर देती है, क्योंकि यही अस्थमा को कॉज भी करती है। भी स्टडी रिसेंट स्टडी चल रही है अभी, लेकिन ऐसा माना गया है। तो वहाँ पे जो हाइपोट दवा है इसका अच्छा रिस्पॉन्स है। सॉल्ट आपको पता है, मैं सॉल्ट रिपीट नहीं करूंगा, आप जानते हैं, आप लोग लोग हैं। और साथ में हालांकि स्क्वाड है उसमें देना इमरजेंसी मांगे बन जाए, एटलीस्ट मेट्रिसॉल में थोड़ा बेटर पड़ता है क्योंकि मेंटलोकॉर्टिकॉइड है, जल्दी एब्जॉर्ब जल्दी बाहर चला जाएगा। तो इस तरह कुछ इमरजेंसी हम जो अपने रोज के यदि हमारे पास डोलोसिटिन हो तो भी अच्छी बात है, तो उसको देखिए हम एक बार पेशेंट को स्टेबल तो कर सकते हैं, फिर आगे हायर सेंटर पे हम भेज सकते हैं। तो ये कुछ इमरजेंसी की बातें थी, मुझे पता है आपको सब पहले पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रयास किया मुझे बताने का। बाकी एक तरफ से आए हैं आज, उनको मैं तो कहेंगे इसके लिए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे पेशेंटली सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना सर के पास कुत्ता काट रहा है उतना खतरनाक कंडीशन बनेगी आप। जितना सर से दूर काट रहा है आपका समय अस्पताल पहुंचने का। अगर सर के पास कुत्ता रहता है कंधे पे, गरीब लाने के लिए यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन पेशेंट, जब भी पेशेंट आता है चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन लेके, छाती में दर्द है, रेडिएट कर रहा है जबड़े तक, मतलब वो दर्द छाती से जबड़े पे आ रहा है और फिर बाएं हाथ की तरफ जा रहा है और पीछे भी दर्द हो रहा है, तो नाइट्रोग्लिसरीन 2.6